वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 4 करवाया जा रहा है, जो कि है जर्नलाइजिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो 28 से लेकर 46 तक के टॉपिक्स शामिल है और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शंस, और इनके लिए बेसिक्स जो ज़रूरी है वो आपको पता होना चाहिए। हेड्स के बारे में, अकाउंटिंग जो हेड्स होते हैं, मेन हेड्स। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट कहाँ पे इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। एसेट जो है वो डेबिट के ऊपर इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट के ऊपर डिक्रीज़ होता है। और इसी तरह से एक्सपेंसेस का भी यही है कि ये भी डेबिट पे इंक्रीज़ होगा और क्रेडिट के ऊपर डिक्रीज़ होगा। और बाकी जो है तीनों इनके अपोजिट हैं, यानी कि ऑनर्स, इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम, ये तीनों ऐसे हैं जो कि क्रेडिट के ऊपर इंक्रीज़ होंगे और डेबिट के ऊपर जो है वो डिक्रीज़ होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा जर्नल एंट्रीज़ के अंदर और जर्नलाइजिंग के अंदर। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अब हमारे पास जो है वो एक तरफ जो है वो बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज़ हैं जिनको हम लेजर कहते हैं, जबकि बुक्स ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री, इसको जो है वो जर्नल कहा जाता है। जर्नल बनाया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है कैश ट्रांजेक्शन को इसके अंदर, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी किया जाता है। और कैश ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो अच्छा जर्नल बनता है और फिर हमारे पास जो वो जो कैश ट्रांजैक्शन अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम करते हैं कैश बुक्स बनती है या फिर पेटी कैश बुक बनती है एक तरफ। और अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम बनाते हैं परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, और जर्नल भी हम बना लेते हैं। अब जो कैश बुक होती है उसके अंदर तो कैश रिसीप्ट और पेमेंट होता है, जबकि परचेस जर्नल को अगर हम देखें तो उसके अंदर हम क्रेडिट परचेजेस, सेल्स जर्नल के अंदर हम क्रेडिट सेल्स, रिटर्न इनवर्ड के अंदर सेल्स रिटर्न, जबकि रिटर्न आउटवर्ड के अंदर परचेजेस रिटर्न। और जो जनरल जर्नल होता है उसके अंदर दूसरी जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशंस होती हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें, इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आती है तो कैश मेमोस के ज़रिए आती है, जो इनवॉइसेस रिसीव्ड होती है या इनवॉइस जो इशू की जाती हैं। इसके अलावा क्रेडिट नोट जो इशू किया जाता है या फिर क्रेडिट नोट जो रिसीव किया जाता है। सो इन ये तमाम जो है वो शामिल होते हैं। और जो बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज़ जो कि आपको बताया गया था, जो कि लेजर है, इसमें हमारे पास एक तरफ तो मेन लेजर या नॉमिनल लेजर या जनरल लेजर जिसको हम कहते हैं वो होता है, तो दूसरी तरफ एक सब्सिडियरी लेजर होता है और इसके अंदर हमारे पास सेल्स लेजर डेटर्स के लिए, बाउट लेजर क्रेडिटर्स के लिए, मटेरियल लेजर्स, और इसके अलावा दूसरे लेजर्स भी होते हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन था। देखते हैं सो जो फर्स्ट बुक होती है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर अगर हम उसको देखें, सो जनरल जर्नल होती है जो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस को जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और मेंटेन किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, जो कि आपको बताया गया था, और सिस्टमेटिकली तौर पे प्रिपेयर किया जाता है। एक सिस्टम है पूरा उसके ज़रिए। और स्मॉल एंटिटीज़ के लिए एक जनरल पर्पस जर्नल को जो है सफिशेंट होता है। So information recorded in general journal is known as journal entry और accounting entry और entry। जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जनरल जर्नल में वो जानी जाती है जर्नल एंट्री के तौर पर या अकाउंटिंग एंट्री या सिर्फ एंट्री के तौर पर भी। अब देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एंट्री इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग जो कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो उसके अंदर किसी भी एंट्री के 6 पार्ट्स होते हैं। डेट लिखी जाती है, पार्टिकुलर्स होते हैं, पोस्ट रेफरेंस होता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, और नरेशन होती है। तमाम चीज़ें आगे क्लियर होंगी आपको कि क्या होती है। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये ट्रांजैक्शन के लिए जो रिकॉर्ड की जाएगी जनरल जर्नल, डेट है, पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंसेस और डेबिट है, और एक तरफ क्रेडिट है। और ये नरेशन खिलाई जाती है जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं नीचे, जैसे कि स्टाफ सैलरीज पेड इन कैश, थोड़ी एक तरह से एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है इन जनवरी 1 जनवरी 2009 में कैश पेड फॉर स्टाफ सैलरीज 50,000, यानी कि कैश पे किया गया और किस लिए पे किया गया, स्टाफ सैलरीज के लिए 50,000 रुपीज़ का। सो जनवरी 1 हमने एक तरफ लिखा और एक तरफ हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट्स जो कि 50,000 है और ये डेबिट हो जाएगा, और कैश जो कि
पे किया गया है। अब कैश जा रहा है तो इसी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर एक एसेट जो है वो कम होता है, इसी वजह से कैश को हम क्रेडिट करते हैं। जब भी कैश कम होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और वो जा रहा है कहाँ, सैलरीज अकाउंट में जा रहा है। इसी वजह से हम सैलरीज अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमेशा एक चीज़ अगर क्रेडिट हो रही तो दूसरी चीज़ डेबिट होगी। हमेशा ये बैलेंस रहेगी इक्वेशन, यानी कि जो एंट्री होती है जो भी, हमेशा ये बैलेंस रहता है। एक चीज़ डेबिट है तो एक चीज़ क्रेडिट होती है। और सैलरीज पेड, स्टाफ सैलरीज पेड इन कैश, ये इसकी नरेशन आगे थोड़ा सा इसको हमने बताया कि हमने किया क्या क्या। स्टाफ सैलरीज पेड इन कैश, अच्छा अब यही चीज़ यहाँ बता दी गई है। सो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। जर्नल जो है वो बुक है प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री की। सबसे पहले एंट्री इसी में रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल इज़ मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एक ऑर्डर के अंदर मेंटेन किया जाता है। और नरेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, एक इंटीग्रल हिस्सा है उसका। अब प्रैक्टिस करते हैं जर्नल एंट्रीज़ को। सो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड जर्नल एंट्रीज पास करें जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे यहाँ पे दी गई कि गुड बाउट फॉर कैश 20,000, सामान ख़रीदा गया 20,000 रुपीज़ कैश के ऊपर ख़रीदा गया है। और गुड सोल्ड फॉर कैश 35,000, बेचा गया सामान कैश के अंदर ही 35,000 का। और लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड इन कैश 50,000, और 50,000 का जो वो कैश लिया गया। अब पहली ट्रांजेक्शन हुई जनवरी 2 को, दूसरी हुई जनवरी 5 और थर्ड हुई जनवरी 7 को। अब इनको करते हैं तो उसी फॉर्मेट पे के मुताबिक डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। सो ट्रांजैक्शन पहला जो वो क्या, वो कि गुड्स ख़रीदा गया था तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि एक जो चीज़ ख़रीदी जाती है वो डेबिट हो जाती है, इसी वजह से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 से, और कितने के ऊपर ख़रीदा है, ये कैश से ख़रीदा गया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश जा रहा है वो, और 20,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो अबाउट गुड्स फॉर कैश हो जाएगा इसकी नरेशन जो है। और इसी तरह से जो दूसरी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे हुई है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 35,000, गुड्स को बेचा गया कैश के अंदर 35,000 में। तो कैश जब कोई चीज़ बेची जाती है तो कैश हमारे पास आता है, और जब कैश आता है तो वो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 35,000 से। और जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो उसका मतलब वो सेल हो रही है हमारी, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 35,000 से। सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो जाएगा ये। और जो थर्ड वन है वो ये है कि लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड इन कैश 50,000, जब कैश लिए पे लोन ले रहे हैं तो कैश हमारे पास यकीनी तौर पे आ रहा है तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट 50,000 से। और जो क्रेडिट अब हम करेंगे वो क्या करेंगे, लोन फ्रॉम फ्रेंड कर देंगे हम क्रेडिट 50,000 से। सो लोन टेकन इन कैश फ्रॉम फ्रेंड हो जाएगा। सो डेबिट अकाउंट्स कम्स फर्स्ट एंड इट्स अमाउंट इज रिटन इन द लेफ्ट कॉलम। डेबिट अकाउंट जो है वो पहले आता है, क्योंकि डेबिट जो है डेबिट लेफ्ट पे भी लिखा जाएगा और पहले भी आएगा। और क्रेडिट अकाउंट इज रिटन अंडर द डेबिट अकाउंट बाय इंटेंडिंग फ्यू स्पेस एंड इट्स अमाउंट इज रिटन इन। और क्रेडिट जो है वो उसके बाद आता है, और ये जो है लिखा जाता है राइट साइड पे। डोंट पुट टू एज अ प्रीफिक्स टू द क्रेडिट अकाउंटिंग हेड। क्रेडिट अकाउंटिंग हेड से पहले कभी भी आप जो वो टू ना लिखें। और अब ये कि कंपाउंड एंट्री अगर देखते हैं कि क्या होती है। The single journal entry which combines multiple journal entries in which same accounting head is repeating, यानी कि कंबाइन किया गया है मल्टीपल जर्नल एंट्रीज को एक सिंगल जगह पे कंबाइन किया जा रहा है, उसी को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। और ये आपके सामने एग्जाम्पल भी मौजूद है। सो 5 जनवरी 2009 में क्या हुआ, कैश 7,000 वाज पेड फॉर सैलरी। 7,000 का कैश जब वो पे किया गया सैलरीज के लिए। और कैश 1,000 वाज पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। और 1,000 का कैश जो वो पे किया गया परचेज ऑफ स्टेशनरी की। अभी एक ही दिन दो ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक तरफ कैश पे किया जा रहा है 7,000 का, किसके लिए, सैलरीज के लिए, तो कैश क्रेडिट हुआ, दोनों में ही कैश क्रेडिट हो जाएगा। और एक में जो है वो सैलरीज के लिए किया गया तो सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से। और दूसरे में क्या हो रहा है, कैश जो पे किया गया 1,000 का स्टेशनरी के लिए किया गया तो स्टेशनरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 1,000 से। अब एक ही दिन में दो ट्रांजेक्शन हुई ये अकेले अकेले, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड एंट्री में क्या किया गया है,
एक साथ कर दिया गया। कैश दोनों जगह आ रहा है और एक ही दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो कैश को 8000 से क्रेडिट कर दिया और कैश दोनों चीज़ों के लिए पे किया गया था, स्टेशनरी के लिए 1000 और सैलरीज के लिए, तो इन दोनों को जो है वो डेबिट किया गया है। इस तरीके से जो ये कंपाउंड एंट्री बनती है। अब कंपाउंड एंट्री डायरेक्ट भी बनाई जा सकती है, आपको ये एग्जाम्पल के लिए पहले अलग समझाया गया और फिर बाद में उसको कंबाइन जो है वो किया गया। और फिर नरेशन इसकी लिखी जाएगी कि सैलरीज पेड एंड स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, और इसके अंदर एंड का यूज़ जो है वो देख सकते हैं आपके किया गया है, बताया गया है कि दो चीज़ें की गई हैं, तो सैलरी पे की गई है और जो है स्टेशनरी परचेज की गई है, और फॉर कैश, कैश के अंदर किया गया है जो कुछ किया गया है। सो कंपाउंड एंट्री कंबाइंस टू जर्नल एंट्रीज इन विच वन अकाउंटिंग हेड इज कॉमन, यानी कि एक अकाउंटिंग हेड कॉमन होता है, जैसे कि कैश कॉमन था इस वजह से। सम ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज रिमेन इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन ये चीज़ है कि हमेशा डेबिट का सम जो है वो क्रेडिट के सम के बराबर होगा। नरेशन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, और जो नरेशन आपको बताई गई नीचे वो सिंपल भी हो और अंडरस्टैंडेबल हो, उसको कोई कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट ना बनाया जाए। सो प्रैक्टिस करते हैं हम जर्नल को थोड़ा। सो अब आपके सामने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और इनको प्रैक्टिस करेंगे जर्नल की फॉर्म में। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस इन कैश 10,000 एंड 20,000 मशीन, यानी कि कैपिटल डाला गया है बिजनेस के अंदर 10,000 कैश और 20,000 मशीनरी, यानी कि टोटल 30,000 है। और परचेस लैंड फॉर कैश, लैंड खरीद ली गई 4,000 की कैश के अंदर, यानी कि कैश गया। और परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स जो है वो ख़रीदे कैश से 20,000 के एंड ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट पे ख़रीदा फ्रॉम जाइंट स्टोर से 7,000 का क्रेडिट पे, बाकी 2,000 का कैश पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000, कैश के ऊपर भेजा सामान 3,000 में। रेंट पेड इन कैश, रेंट जो है पे किया गया कैश के अंदर 2,000 में। और ऑनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग की गई यानी कि पैसा निकाला ऑनर ने अपने इस्तेमाल के लिए 500 रुपीज़ का, एंड पेड 500 टू ऑनर्स फॉर हिज पर्सनल यूज़। अच्छा, एक ही चीज़ है कि या तो उसने निकाला या फिर 500 ऑनर को पे किया गया, ये दोनों एक ही बात है कि बिजनेस ने पे किया 500 ऑनर को उसके पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर ऑनर ने विड्रॉ किया, ये एक ही बात है। तो इन दोनों तरीके से आ सकता है लिखा हुआ। सो सैलरीज पेड इन कैश, सैलरी पे की गई 200 रुपीज़ की कैश के अंदर। और बाउट गुड्स फ्रॉम मून लाइट ऑन क्रेडिट 6,000 रुपीज़, लाइट गुड्स को सामान खरीदा गया मून लाइट से जो है क्रेडिट के ऊपर 6,000 में। और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू फैल्कन फॉर 8,000 एंड फॉर कैश 4,000, सामान जो है वो बेचा गया क्रेडिट के ऊपर फैल्कन को 8,000 के लिए और कैश में जो है वो 4,000, एंड रिसीव कैश फ्रॉम फैल्कन तो 2,500 ऑन हिज अकाउंट, यानी कि जो कुछ उसने उधार पे लिया था उस बेस के ऊपर उससे 2,500 रुपीज़ जो है वो ख़रीद लिए, रिसीव किए एक्चुअली। अब वही सारी एंट्रियाँ यहाँ पर मौजूद है। पहला जो है वो क्या है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस फॉर 10,000 रुपीज़ इन कैश एंड 20,000 एज मशीनरी। सो कैपिटल टोटल कितना हुआ 30,000 का। सो कैपिटल अकाउंट जो है वो टोटल हो जाएगा 30,000 से क्रेडिट। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी उसके लिए, कि जो क्रेडिट है वो उसके सामने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट आप देख सकते हैं 30,000 ही हुआ है। सो कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, और उसके मुकाबले में मशीनरी 20,000 की और कैश जो है वो 10,000 का जो है वो डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये एंट्री बन गई। सो कैश एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। और दूसरी अगर हम एंट्री देखें तो उसमें लैंड जो कि परचेज की गई 4,000 की लैंड डेबिट हो गई, क्योंकि उसको ख़रीदा जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो 4,000 का कैश क्रेडिट हो गया, परचेज लैंड फॉर कैश हो गया। और अगर हम तीसरी देखें तो उसमें क्या हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के अंदर जो गुड्स खरीदे गए वो 2,000 के और क्रेडिट पे जो खरीदे गए वो 7,000 के। सो परचेजेस, टोटल परचेज को तो हम लिख देंगे एक साथ, अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे कि हमने क्या खरीद, परचेजेस दोनों 9,000 के हम ऐड करके लिख देंगे, लेकिन एक तरफ कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट 2,000 से, और क्रेडिटर अकाउंट जो कि हमने उधार पे लिया है उसको 7,000 से करेंगे। टोटल परचेजेस को एक तरफ हम लिख देंगे और दूसरी तरफ हम ये करेंगे, ये कंपाउंड एंट्री है। और उसके अलावा जो सेल हुई है कैश के ऊपर, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो सेल होती है, कैश आता है 3,000 से कैश डेबिट, और सेल्स जो है हमारा अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट। और रेंट जो हमने पे कर रहे हैं कैश के ऊपर, तो कैश हमारा जा रहा है तो 2,000 से कैश क्रेडिट और रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह से ड्राइंग की जा रही है, तो जब विड्रॉ किया गया जो ड्राइंग का अमाउंट है, ड्राइंग अकाउंट 500 से डेबिट हो जाएगा जो, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो 500 से क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से सैलरीज जो 200 की दी गई है, और एक टेक्निकल इशू की वजह से ये
नंबर्स आपको पूरे दिखाई नहीं दे रहेंगे, इसके लिए सॉरी। अच्छा, जो सैलरीज पे की है 200 की हमने तो कैश से पे की है, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 200 से, जबकि डेबिट हो जाएगा 200 से सैलरीज अकाउंट। और इसी तरह से क्रेडिटर्स जो है हमारा, उसको पे किया गया है 6000 और परचेज किया गया है परचेज अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर से मुराद ये कि एक्चुअली ऑन अकाउंट परचेज किया गया है, यानी कि अभी उसको पे नहीं किया गया, जो कि क्रेडिट के ऊपर किया गया है मून लाइट से। तो क्रेडिट का अकाउंट 6000 से क्रेडिट और परचेज अकाउंट 6000 से डेबिट हो जाएगा। अब आखिरी वादी में क्या है कि 9 जनवरी को क्या हुआ है कि सेल्स हुई है टोटल 12,000 की, तो उसको क्रेडिट कर दिया हमने, लेकिन हमें कैश जो मिला था वो 4000 का था, और बाकी जो उधार है डेटर्स हैं वो है 8000 का। और जो लास्ट वाली है वो ये कि जो डेटर था हमारा, उसने हमें कैश जो है वो पे किया 2500 का, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और जो डेटर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 2500 से। So it is not compulsory to write account or along with the accounting head appearing in the journal entry। अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं होता जितने भी अकाउंटिंग हेड आते हैं जर्नल एंट्री में, और इसके लिए A/C चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल लेटर में हो, दोनों तरीके से किया जा सकता है इसको एब्रीवेशन के तौर पर इस्तेमाल। एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर इन द जर्नल एंट्री। डेटर और क्रेडिटर, डेटर वो है जिससे हमने रिसीव करना है, और क्रेडिटर वो है जिसको हमने पे करना होता है। अब डिस्काउंट्स की बात करते हैं। सो अ ट्रेडर ऑफन अलाउ इट्स कस्टमर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट नॉर्मली तौर पे होते हैं। एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक रिडक्शन होती है लिस्ट प्राइस के अंदर एक प्रोडक्ट या सर्विस की यूजुअली ऑफर किया जाता है कस्टमर जो कि परचेज करते हैं बल्क में या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है उनका बिजनेस के साथ। और सेटलमेंट डिस्काउंट होता है एक ऐसा डिस्काउंट जो कि ऑफर किया जाता है कस्टमर को, जो कि पे करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। सो ऑफ़र किया जाता है सेलर की तरफ से कस्टमर्स को, इससे पहले कि वो इंटर होते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो कि बेस करता है किसी पॉलिसी के ऊपर। जैसे कि बल्क परचेज़ करने पे डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ रेगुलर कस्टमर होते हैं, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि किसी शॉपकीपर के रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो इस बेस पे भी डिस्काउंट देता है। इसी तरह सीज़न एंड डिस्काउंट, को एक सीज़न ख़त्म होने वाला है तो उस सीज़न के ऊपर भी। और ये भी एक चीज़ है कि ट्रेड डिस्काउंट्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ईदर पार्टी, सेलर और बायर। ये ट्रेड डिस्काउंट जो होते हैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते बुक्स के अंदर, या तो पार्टी, किसी भी पार्टी की, चाहे वो सेलर है या बायर होता है। सो लिस्ट ऑफ सपोज ये जो है लिस्ट प्राइस जो एक प्रोडक्ट की जो है वो 220 है, एंड रिटेलर जो है रिटेल सेलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, सॉरी 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। जो रिटेल सेलर है वो 10% डिस्काउंट ऑफर करता है उसके कस्टमर को। तो अब हमने करना क्या है कि 220 का 10% निकालेंगे जो कि 22 रुपीज़ हो जाता है। तो जब हम 22 को माइनस करेंगे 220 में से, तो वो 198 हो जाएगा। और फिर उसको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि परचेजेस अकाउंट वो हम डेबिट कर देंगे 198 से, और कैश जो कि जा रहा है तो 198 से कैश अकाउंट जो वो क्रेडिट हो जाएगा। So offered by a seller to its customer based on cash settlement terms for early payment of the invoice। सेलर की तरफ से ऑफर किया जाता है कस्टमर को कैश सेटलमेंट जो टर्म्स होती है अर्ली पेमेंट की ऊपर, और ऑल्सो नोन एज कैश डिस्काउंट के तौर पर भी जाना जाता है। सो अब एक एग्जांपल ये कि इनवॉइस है 2000 की और टर्म्स ये कि 5/10 N/30। अब ये इसका मतलब क्या है कि 5% डिस्काउंट है अगर पे किया जाता है 10 डेज़ के अंदर, और नेट अमाउंट ड्यू जो है वो है 30 डेज़ के अंदर। तो अब इसकी जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो ये इस तरीके से निकाला जा रहा है कि 5% निकाला जा रहा है किसका, 2000 का, क्योंकि इनवाइस जो रुपीज़ है वो 2000 है, और इसका 5% हो गया 100 रुपीज़। सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ सेलर एंड बायर। तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ सेलर और बायर में, और सेलर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड है जबकि बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। सो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता जर्नल एंट्री में। और सेटलमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एट। सेटलमेंट डिस्काउंट को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। सेटलमेंट डिस्काउंट रिफ्लेक्ट्स सेटलमेंट टर्म्स, और ये भी बताता है जो रिफ्लेक्ट जो सेटलमेंट टर्म्स होती हैं उनको। नाउ द जर्नलाइजिंग सेटलमेंट डिस्काउंट। अब जर्नलाइज
जर्नलाइजिंग करना जो है वो सेटलमेंट डिस्काउंट को किस तरीके से उसको जर्नलाइज करते हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 114 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 120 रुपीज़। कैश जो कि रिसीव किया गया डेटर से 140 का, और जो फुल सेटलमेंट थी उसके अकाउंट की वो थी 120, यानी कि 6 रुपीज़ जो है वो एक डिस्काउंट अलाउड था डेटर के लिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कैश अकाउंट तो हो गया 140 और जो डेटर का अकाउंट है वो है 140 से क्रेडिट, जबकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो 6 रुपीज़ से डेबिट हुआ, जबकि डेटर अकाउंट 6 रुपीज़ से ही क्रेडिट जो है वो हो जाएगा। और ये उसी की एक जो है वो कंपाउंड एंट्री भी बना दी गई कि कैश अकाउंट और जो डिस्काउंट अलाउड है ये दोनों डेबिट हो गए, जबकि डेटर अकाउंट जो है वो 120 से क्रेडिट हो जाएगा। अब सिनेरियो 2 ये है कि कैश पेड टू कस्टमर क्रेडिटर्स 95 रुपीज़ आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि कैश पे किया गया क्रेडिटर को 95 रुपीज़ का डिडक्ट करने के बाद जो डिस्काउंट है 5 रुपीज़ का। तो ऐसे ही इसकी जो एंट्रीज होगी ये होगी कि क्रेडिटर अकाउंट जो है 95 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा और जो क्रेडिट होगा वो कैश अकाउंट होगा 95 से, और क्रेडिटर अकाउंट 5 रुपीज़ से डेबिट और डिस्काउंट रिसीव जो है वो 5 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। और इसी की कंपाउंड एंट्री भी बनाई जा सकती है, इसमें हम क्रेडिटर अकाउंट को एक बार लिखेंगे और 95 रुपीज़ से डेबिट, और कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे 90 और 5 रुपीज़ से। नाउ दी प्रैक्टिस जर्नलाइजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। सो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश जो है वो 1 लाख एंड फर्नीचर वर्थ 35,000 एज कैपिटल, और जो फर्नीचर है उसकी वर्थ है 35,000 एज अ कैपिटल, एंड परचेज मशीनरी फ्रॉम जॉर्डन ऑन क्रेडिट 20,000 एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक 2 लाख रुपीज़। अब ये तीन जो है वो एंट्रीज जो है वो मौजूद है और इनको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरीके से कि कैपिटल जो है वो कितना था 1,35,000 का टोटल, इसमें से कैश जो है वो 1 लाख का और जो फर्नीचर था वो 35,000 का। क्रेडिट कर दिया हमने पूरा का पूरा कैपिटल, और कैश और फर्नीचर को हमने अलग अलग बताया कि एक तरफ कैश भी आया है और दूसरी तरफ फर्नीचर भी आया है, इन्वेस्ट किया है। सो कैश एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस एज कैपिटल के तौर पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि दूसरी तरफ क्या किया गया कि मशीनरी को परचेज किया गया ऑन क्रेडिट, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी मशीनरी अकाउंट 20,000 से, और क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है जो कि जॉर्डन है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। और इसी तरह फिर बैंक अकाउंट जो है लोन लिया गया है 2 लाख का, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक लोन अकाउंट को 2 लाख से। अब इसके बाद क्या हुआ है दिसंबर 6, 8 और 10 के अंदर कि मशीनरी रिटर्न टू जॉर्डन, जो मशीनरी ख़रीदी थी वो रिटर्न कर दी जॉर्डन को, और गुड बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम प्रल ट्रेडर्स 60,000, कुछ सामान ख़रीदा 60,000 का प्रल ट्रेडर्स से क्रेडिट के ऊपर ख़रीदा है, एंड बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जायंट स्टोर फॉर 1 लाख सब्जेक्ट टू अ 5% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि सामान ख़रीदा क्रेडिट के ऊपर जायंट स्टोर से 1 लाख के लिए, लेकिन उसके ऊपर 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब जो मशीनरी रिटर्न की उसके लिए मशीनरी अकाउंट जब ख़रीदी थी तो हमने डेबिट किया था, लेकिन अब मशीनरी हमारे पास से जा रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, और क्रेडिटर्स जो कि पहले क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब क्रेडिटर को जब डेबिट होता है तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में कमी आती है डेबिट होने में। और जो हमने ख़रीदा ऑन क्रेडिट 60,000 का, सो परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 60,000 से, और क्रेडिटर्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 से, और फिर जो जायंट स्टोर से हमने ख़रीदा है वो 95,000 का इस वजह से पड़ गया कि वो है तो 1 लाख का, लेकिन उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट जो कि आपको पीछे बताया गया था कि सब्जेक्ट टू अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब जो जितने पे भी हमने ख़रीदा है हम वो रिकॉर्ड करेंगे कि परचेजेस को हम 95,000 से करेंगे, क्योंकि हमने 95,000 से ख़रीदा, और क्रेडिटर जो होगा हमारा वो 95,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। अब कुछ और ट्रांजैक्शंस हुई दिसंबर 11, 12 और 16 के अंदर।
गुड्स सोल्ड फॉर 20,000 टू फेल्कन, और कुछ सेटलमेंट टर्म्स थी, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था कि 5/10 और N/30, और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जॉन स्मिथ को जो बेचा गया क्रेडिट के ऊपर 80,000 का, एंड गुड्स रिटर्न टू परल ट्रेडर्स को रिटर्न किया गया गुड्स 10,000 का। अब इनको रिकॉर्ड कर देखते हैं कि किस तरीके से इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट टू डेटर्स, जो डिस्काउंट होता है डेटर्स के लिए ऑलवेज एक्सपेंस, वो हमेशा एक्सपेंस है, और इसका मतलब जो है कैश पेमेंट नहीं है। एंड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर इज ऑलवेज इनकम, और जो डिस्काउंट मिलता है क्रेडिटर से उसका हमेशा जो है वो मतलब इनकम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैश रिसीव हुआ है। सो इसको प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो प्रैक्टिस जर्नलाइजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। अच्छा, पीछे कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो रह गई थी आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक एरर की वजह से वो सही तरीके से स्लाइड्स आ नहीं सकी, उस वजह से। सो दिसंबर 2 में क्या हुआ कि मशीनरी परचेज फ्रॉम जॉर्डन ऑन क्रेडिट 40,000। दिसंबर 2 में ये हुआ कि मशीनरी परचेज की गई जॉर्डन से 40,000 के ऊपर, एंड मशीनरी लॉस्ट इन फायर एक्सीडेंट, मशीनरी लॉस हुई फायर एक्सीडेंट में 20,000। सो जो परचेज़ की गई तो परचेज़ अकाउंट 40,000 से डेबिट, और क्रेडिट के ऊपर की गई तो क्रेडिटर्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। लॉस बाय फायर होगी, अच्छा मशीनरी अब लॉस हो गई तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, जो जिस जा रही है, अब एसेट जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन 20,000 का नुकसान हुआ है हमारा तो 20,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट से। और फिर ये कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ किया गया, बैंक से निकाला, और जो कि पर्सनल यूज़ के लिए था, सॉरी ऑफिस यूज़ के लिए एक्चुअली। और इसी तरह से कैश स्टॉलन फ्रॉम बिजनेस, यानी कि चोरी हो गया, 3,000 का कैश जो है वो चोरी हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब निकाला जा रहा है, बैंक से निकाला जा रहा है ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, कैश अकाउंट, कैश हो जाएगा, क्योंकि बैंक से निकाल के ऑफिस में ला रहे हैं, वो कैश की फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह हम निकालते हैं, चाहे चेक वगैरह से जिस तरह हम निकालते हैं, या फिर कैसी भी किसी एटीएम वगैरह से हम निकालें, तो ये जो है कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। सो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक हो गया 5,000 से, और उसके बाद जब कैश चोरी हो रहा है तो उसमें भी हमारा कैश कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कर देंगे क्या हम, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट से 3,000 से। उसके बाद ये ऑनर सोल्ड हिज सेविंग्स बॉन्ड ऑफ वैल्यू 30,000 एंड इन्वेस्टेड डेट मनी इन बिजनेस। एंड उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट 12,000 रुपीज़। ऑनर ने पहले तो ये हुआ कि से अपने जो सेविंग बॉन्ड्स थे 30,000 के, उनको सेल किया और इन्वेस्ट कर दिया उसी पैसे को बिजनेस में, और दूसरी तरफ ये हुआ कि प्रॉफिट मिला, जो डिपॉजिट पैसा जमा करवाया होता बैंक के अंदर, उसमें प्रॉफिट मिला 12,000 का। तो अब जो पहली सिचुएशन हुई है, बॉन्ड्स बेच कर पैसा लगाया बिजनेस में, तो वो हो क्या रहा है, कैपिटल अकाउंट ही बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट के ऊपर, और कैश भी बढ़ता है जब कैश में हम इन्वेस्ट करते हैं 30,000 से डेबिट के ऊपर। तो कैपिटल क्रेडिट 30,000 से, कैश जो है वो डेबिट। और बैंक ऊपर जो मिला प्रॉफिट, तो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें जितना भी अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जब भी आप जमा करवाते हैं पैसा, उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा होता है उससे बैंक अकाउंट के अंदर इजाफा हो रहा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बढ़ेगा 12,000 से, एंड प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। उसके बाद ये रिसिव्ड कमीशन फ्रॉम अ क्लाइंट 10,000, क्लाइंट से जो 10,000 का जो है वो कमीशन मिला, और रेंट पेड टू जमाल बाय चेक, चेक के ज़रिए रेंट जो है वो दिया गया 20,000 का जमाल को। अब जब कमीशन मिल रहा है तो वो कैश की फॉर्म में अगर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है हमें, तो कैश की फॉर्म में हम कंसिडर करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि ये इनकम एक तरह से मतलब इनकम वाला अकाउंट है हमारा, तो इनकम नॉर्मली क्रेडिट होती है। और रेंट जो है वो पे किया जा रहा है किसके ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए, चेक के ज़रिए किया जा रहा है। जब चेक होगा तो बैंक आएगा यकीनी तौर पे, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट का जो बैंक बैलेंस है उसमें कमी आएगी, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, और हम रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट को 20,000 से डेबिट हो जाएगा। So while analyzing expenses and income,
For debit or credit, never use personal accounts like the names of person to whom expenses is being paid, or for whom income is being received. Use nominal accounts as a DR account which is the debit और CR account which is the credit account. So जब analyze कर रहे हैं expenses और income, use करें nominal account ना कि personal account. और expense accounts को अगर हम देखें तो डेबिट करें एक्सपेंस अकाउंट ना कि पर्सन का अकाउंट. और अब यहाँ पर एग्जांपल हमें बताई गई है कि salaries paid to John, Steve and Zara. Here the names shall not be debited, rather salaries as an expense will be debited. इनके अब ये सैलरी दी जा रही है जॉन, स्टीव और ज़ारा को, तो इनके जो पर्सनल अकाउंट का जो नेम है वो डेबिट नहीं किया जाएगा, बल्कि सैलरीज एज एन एक्सपेंस अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा. और इसी तरह से रिसीव कमीशन फ्रॉम डेविड, नासिर एंड रजब. हेयर पर्सनल account, the name shall not be credited, rather commission as an income account will be credited. तो जब कमीशन रिसीव किया है डेविड, नसर और रजब से, तो इनके जो पर्सनल अकाउंट जो नेम है वो क्रेडिट नहीं होंगे, इसके मुकाबले में कमीशन एज एन इनकम अकाउंट जो क्रेडिट जो किया जाएगा. सो एनी इवेंट ऑफ लॉस बिलोंग्स टू एक्सपेंस. अगर किसी भी तरह का कोई लॉस है तो वो एक्सपेंस से बिलोंग करता है. एंड प्रॉफिट एंड गेन बिलोंग्स टू इनकम. प्रॉफिट और गेन जो है वो इनकम से बिलोंग करते हैं. एंड कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़ एंड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़. और ये भी एक डिफरेंस है, जो ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया जा रहा है और पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, इन दोनों में फ़र्क है. डीलिंग इन चेक अफेक्ट बैंक अकाउंट. अच्छा, जब भी चेक से कोई पेमेंट आ रही है या पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के ऊपर असर पड़ेगा. पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट जाएगी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. कैश नहीं बल्कि हम बैंक अकाउंट को करेंगे जब भी चेक की बात होगी. सो द सब डिवीजन ऑफ जर्नल. जर्नल इज सब डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ बिजनेस. अब जर्नल को डिवाइड किया जाता है क्योंकि बिजनेस का साइज़ जो वो लार्ज होता है. जितना ज़्यादा बड़े बिजनेस होते हैं तो वहाँ पर डिवीजन ज़रूरी हो जाता है. सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज. अब क्यों रिक्वायर्ड है, क्या वजूहत हैं कि बड़े बिजनेस में है? क्योंकि फ्रीक्वेंट कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं. कैश ट्रांजेक्शन्स अगर हम देखें, कैश में ख़रीदो फ़रोख्त, और लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स आर क्रेडिटिंग न्यूमेरियस डेटर्स एंड क्रेडिटर. बहुत ज़्यादा जब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हो रही होती है तो उससे बहुत सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स भी हम देखते हैं. सो सेल्स जर्नल होता है, परचेज जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश और कैश बुक और कैश जर्नल और कैश रजिस्टर, या फिर जनरल जर्नल भी होता है. सो जर्नल इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डे बुक. जर्नल के लिए टर्म डे बुक की भी इस्तेमाल की जाती है. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्नल और डे बुक. 3 तरह के जर्नल या डे बुक हैं. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, और जो दूसरे इवेंट्स या कंडीशन. एक तो क्रेडिट हो गया जिसके उधार पे है, कैश के लिए हो गया, और उसके अलावा दूसरे जो इवेंट्स या कंडीशन है. सेल्स जर्नल की अगर हम बात करें, सो नीड फॉर सेल्स जर्नल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन सेल्स जर्नल. सेल्स के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं हम. और क्रेडिट सेल्स हम देखते हैं कि रिकॉर्ड की जाती है, तो कुछ इस तरीके से सेल्स रिकॉर्ड करते हैं हम सेल्स जर्नल के अंदर कि फरवरी का मंथ है, उसमें डिफरेंट डेट्स हैं. पहली जो है क्रेडिट सेल्स हुई टू नेल्सन, उसका अमाउंट है यहाँ पर 3875. इसी तरह से दूसरी क्रेडिट सेल हुई टू जॉन स्मिथ 1667. और तीसरी हुई मूनलाइट को 1285. इसके अलावा सुपरमार्ट को हुई 550. इसके अलावा फिर मूनलाइट को हुई 9280. फिर पॉपुलर ट्रेडर्स को हुई 2880. परल ट्रेडर्स को हुई 8250. रॉयल क्लब को हुई 4244 की. सो ये डिफरेंट क्रेडिट सेल जो है वो की गई फरवरी के मंथ में, और इन्हीं क्रेडिट सेल्स को हम सेल्स जर्नल में कुछ इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं. सो डेट आती है इसमें, नेम ऑफ डेटर्स जिनको हम बेच रहे हैं सामान क्रेडिट के ऊपर, इनवाइस नंबर, पोस्ट रेफरेंस, और आखिर में अमाउंट. इस तरीके से जो ये सेल्स जर्नल बनाया जाता है. सो डेट के अंदर आप देख सकते हैं जिन डेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन तमाम डेट्स यहाँ पर मेंशन है. और उसके बाद फिर नेम ऑफ डेटर आया कि नेल्सन को हमने सेल किया 3875 का की सेल की हमने,
और जॉन स्मिथ को हमने जो सेल की उसका अमाउंट आ गया, फिर इसी तरह मूनलाइट को जो सेल की उसका अमाउंट हो गया, सुपरमार्ट को जो सेल की उसका अमाउंट हो गया, मूनलाइट को सेल का दोबारा अमाउंट आ गया, पॉपुलर ट्रेडर को जो सेल की उसका अमाउंट हो गया, पिरल ट्रेडर्स को जो सेल की उसका अमाउंट हो गया, इसी तरह से रॉयल क्लब को जो सेल की उसका अमाउंट हो गया। और आखिर में जो है वो जो लास्ट डेट थी February 28, और इसी डेट को फिर हमने टोटल भी कर लिया कि कितना अमाउंट जो है वो बनता है। नीचे हमने इसका पूरा टोटल करके बताया कि इतनी जो वो टोटल क्रेडिट सेल हुई है। तो इस तरीके से सेल्स जर्नल को बनाया जाता है, जो कि फॉर्मेट अगर आप जहन में रखते हैं तो आपके लिए बनाना ये मुश्किल नहीं होगा। So only and only credit transactions for sales are recorded in sales journal। सिर्फ जो credit transactions होती है उन्हीं को sales journal में रिकॉर्ड किया जाता है, और वो भी सेल जो यानी कि क्रेडिट पे जो सेल हो रही है उधार पे वही रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंगल इफेक्ट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। यहाँ पे सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेल्स जर्नल इज टोटल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, और उसको टोटल किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। अब परचेज जर्नल इसका उलट है सेल्स का। नीड फॉर परचेज जर्नल, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन परचेज जर्नल। अब ये बिल्कुल उसका उलट है। अब इसमें मुख्तलिफ परचेज जो की गई है क्रेडिट के ऊपर वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। डिफरेंट फरवरी के मंथ में हुई डिफरेंट परचेज की गई, और ये भी वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि डेट के बाद नेम ऑफ क्रेडिटर आ जाएगा, जिन क्रेडिटर्स को हमने पे करना है, जिनसे हम क्रेडिट पे सामान उठा रहे हैं, और इसी तरह से फिर इनवॉइस नंबर, पोस्ट रेफरेंस, और आखिर में अमाउंट आ जाएगा। तो फिर एक तरफ हमने सारी डेट लिख दी कि किन डेट्स को हमने लिया, और फिर उसके बाद हम क्रेडिटर्स के नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर शहला लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है वो अमाउंट लिख दिया कि ये जो है इस शहला से हमने जो है वो इतने 2875 का अमाउंट जो है वो क्रेडिट के ऊपर हमने उठाया है। और इसी तरह से बाकी क्रेडिटर्स के नाम भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं, कि जैसे कि समराना से हमने जो है 667 का हमने सामान क्रेडिट के ऊपर उठाया है, और डेट के साथ हमने तमाम क्रेडिटर्स के नाम लिखे हैं, अमाउंट लिखा हमने कि किससे कितने का हमने परचेज़ की है, और फिर February 28 जो कि आखिरी जो हमने क्रेडिट परचेज़ की, उसके बाद हम उसी डेट को पूरा टोटल जो है वो कर लेंगे, जो कि 25,031 बनता है हमारी टोटल क्रेडिट परचेज़ का अमाउंट। सो ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर परचेजेज आर रिकॉर्ड इन परचेज जर्नल। परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, वो भी परचेज के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे परचेज जर्नल में। परचेज जर्नल इज टोटल, इसको टोटल किया जाएगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद। नाउ द सेल्स रिटर्न जर्नल, अब रिटर्न जो रिटर्न किया हमने, नीड फॉर सेल्स रिटर्न जर्नल रिकॉर्डिंग। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है। सो गुड्स रिटर्न बाय, रिटर्न किया मुख्तलिफ, यानी कि जो ख़रीदा था हमसे वो रिटर्न किया मुख्तलिफ जो हमारे बायर्स थे उन्होंने। तो गुड्स रिटर्न बाय मदीना स्टोर, बाय जॉन स्मिथ, बाय जायंट स्टोर, बाय फेल्कन, बाय पिरल ट्रेडर्स, बाय नेल्सन, बाय मेगा मार्ट एंड बाय जायंट स्टोर अगेन। इन सब ने रिटर्न किया डिफरेंट डेट्स को, डिफरेंट अमाउंट्स का गुड्स जो है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट को। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वही चीज़ें कि एक तरफ डे टाइप, नेम ऑफ डेटर्स, जिनको माल बेचा था वो भी किस पे, क्रेडिट पे बेचा था, और इसमें फिर क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, और पोस्ट रेफरेंस, और फिर अमाउंट आ जाएगा। और उसी तरीके से डेट के बाद जिन डेटर्स को बेचा उनका नाम, और फिर कितना अमाउंट उन्होंने वापस किया है, रिटर्न कितना किया उन्होंने वो अमाउंट। तो सबका नाम मदीना स्टोर, फिर जॉन स्मिथ, मदीना स्टोर ने किया 200 का, जॉन स्मिथ ने किया 100 का, जायंट स्टोर ने किया 300 का, फेल्कस ने किया 400 का, और इसी तरह से। और आखिर में जो किया जायंट स्टोर ने वो 28 को किया था, जो कि लास्ट था। उसके बाद फिर हम टोटल कर लेंगे 28 को ही, जो कि 2300। तो इतना जो है वो रिटर्न आया हमें डेटर्स की तरफ से, इतना हमें रिटर्न मिला जो उन्होंने वापस कर दिया हमें। सो ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स फॉर सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल। एक तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और वो भी सेल्स रिटर्न जो वापस हुआ है वो रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न जर्नल में। सिंगल इफेक्ट जो रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न जर्नल में, और सेल्स रिटर्न जर्नल जो है टोटल किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। अब परचेज रिटर्न जर्नल बिल्कुल उसी का उलट है सेल्स रिटर्न का। सो इसके अंदर गुड्स जो हमने रिटर्न किया, और जिन डेट्स को हमने रिटर्न किया, और कितना अमाउंट रिटर्न किया, तो अब ये बताया कि हमने, अच्छा यहाँ पर नेम ऑफ क्रेडिटर आएगा, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने क्रेडिट पे माल लिया। तो मेगा मार्ट को हमने किया रिटर्न 200 का, रॉयल क्लब को किया हमने 600 का, सुपर मार्ट को किया हमने 120 का, मूनलाइट को किया हमने 300 का, स्टार गोल्ड को किया हमने 500 का, टनहिल मार्ट को हमने किया 600 का, और फैल्कन को हमने किया 800 का, और 23 को हमने फैल्कन को किया था। और फिर हमने इसका जब टोटल किया
तो वो बना 3670। इसका जो टोटल बन रहा है वो हमने किया 3670। अच्छा, ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर परचेज रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न जर्नल। सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न की रिकॉर्ड की जाती है परचेज रिटर्न जर्नल में, और सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है परचेज रिटर्न जर्नल में। परचेज रिटर्न जर्नल को टोटल किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। अब प्रैक्टिस करते हैं सब डिवाइडेड जर्नल जो है। अब ये ट्रांजेक्शन्स अगर हम देखें तो ये मिक्स ट्रांजेक्शन्स हमें दिखाई दे रही हैं, और इस तरह से आ भी सकता है जैसे कि क्रेडिट सेल्स टू नेल्सन, जो क्रेडिट सेल की गई नेल्सन को 600 की, और जॉन स्मिथ को 200 की, और हिल्स ब्रदर्स को की गई 500 की। जबकि क्रेडिट परचेज जो किया गया जायंट स्टोर से 450 का, और स्टार गोल्ड से 300, और मून लाइट से 250 का, और इसी तरह से क्रेडिट सेल मदीना स्टोर को 630 की, जॉन स्मिथ को 500, और फैल्कन को 420 की। क्रेडिट परचेज जो किया गया फैल्कन से 1000 गुड रिटर्न किया नेल्सन ने 100, जॉन स्मिथ ने 50, और गुड रिटर्न किया गया स्टार गोल्ड को 80 का, जायंट स्टोर को 30 का, और क्रेडिट सेल्स जो की सुपर मार्ट को वो 650 की, और जो रिटर्न आउटवर्ड था फैल्कन का वो था 200, और रिटर्न इनवर्ड जो था सुपर मार्ट से वो था 150। तो अब इन ये मुख्तलिफ जर्नल्स में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स रिटर्न जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्चुअली ये सेल्स जर्नल में है। दिसंबर 2 में जो हुआ कि क्रेडिट सेल्स जो हुई 600 की हुई, 200 की, और जो 500 की हुई नेल्सन, जॉन स्मिथ और हिल ब्रदर्स को, वो हमने सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। और इसी तरह से दिसंबर 5 को जो हुई क्रेडिट सेल्स मदीना स्टोर, जॉन स्मिथ और फैल्कन को 4630, 500 और 420 की, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। और इसी तरह से दिसंबर 18 में जो हुई क्रेडिट सेल्स जो है सुपर मार्ट को 650 की, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो ये है दिसंबर 10 और दिसंबर 28 में ये रिटर्न जो आया, सेल्स रिटर्न जो आ रहा है, ये उसकी नेल्सन और सुपर मार्ट की तरफ से, नेल्सन, जॉन स्मिथ और सुपर मार्ट की तरफ से। दिसंबर 10 में जो गुड्स रिटर्न आया बाय नेल्सन 100 और जॉन स्मिथ की तरफ से 50, और रिटर्न इनवर्ड जो है सुपर मार्ट की तरफ से 150, इन दोनों को हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर, सेल्स रिटर्न वाला। और फिर परचेज रिटर्न जो हुआ जायंट स्टोर और स्टार गोल्ड और मून लाइट की तरफ से, ये हमने परचेज जर्नल में कर रहे हैं जो दिसंबर 6 और 4 की है। दिसंबर 4 को अगर हम देखें तो क्रेडिट परचेज हुआ जायंट स्टोर से 450 का, और स्टार गोल्ड से हुआ 300 का, और मून लाइट से हुआ, और इसी तरह से फैल्कन से हुआ 1000 का क्रेडिट परचेज। तो इन सबको हमने रिकॉर्ड किया 4 के अंदर। दिसंबर 4 में 3 स्टोर से हमने किया था, उसको हमने किया, और दिसंबर 6 में हमने सिर्फ फैल्कन से किया 1000 का, उसको हमने किया। और परचेज रिटर्न जो हमने रिटर्न कर दिया, जब हमने क्रेडिट पर ख़रीदा था दिसंबर 12 को, हमने स्टार गोल्ड से और जायंट स्टोर से हमने 30 का किया, और 80 का हमने स्टार गोल्ड से। तो यहाँ पर मौजूद है दिसंबर 12 के अंदर जो गुड्स हमने रिटर्न किया, और इसी तरह से दिसंबर 24 में रिटर्न आउटवर्ड है फैल्कन को 200 का। सो रिटर्न आउटवर्ड्स जो है वो परचेज रिटर्न ही होता है, जबकि रिटर्न इनवर्ड जो है वो परचेज सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न है, यानी कि जो हमने बेचा वो हमें मिल गया, वापस आया है, तो वो रिटर्न इनवर्ड है। जबकि रिटर्न आउटवर्ड जो कि हमने ख़रीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, वो रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। सो कैश जर्नल, कैश बुक। सो नीड फॉर कैश बुक, कैश बुक की ज़रूरत है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की टाइप्स होती हैं, एक तो ये कि सिंगल कॉलम वाली होती है, 2 कॉलम वाली होती है, और 3 कॉलम वाली होती है। इसके अलावा पेटी कैश होती है जो कि छोटे मोटे अखराजात के लिए होती है। सिंगल कॉलम वाली देखें तो डेट आता है, रिसिप्ट पार्टिकुलर्स आ जाता है, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, और फिर दोबारा डेट। अब ये जो है पेमेंट वाली साइड है, ये एक अच्छा इसमें रिसिप्ट और पेमेंट साइड हो गई ना। एक तो रिसिप्ट वाली साइड में डेट, रिसिप्ट पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट हो गया। फिर पेमेंट वाली साइड में डेट, पेमेंट पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट जो है वो आ जाता है।
अब 2 कॉलम कैश बुक अगर हम देखें तो वो कैसी है कि डेट आई, रिसिप्ट पार्टिकुलर्स आ गया, पीआर आ गया, कैश आ गया, बैंक, अच्छा बैंक का इजाफा हो गया, 2 कॉलम के अंदर बैंक का इजाफा हो गया। और फिर इस तरह पेमेंट साइड पे डेट, पेमेंट्स पार्टिकुलर, पीआर, कैश और बैंक। 3 कॉलम को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि डेट, रिसिप्ट पार्टिकुलर, डिस्काउंट अलाउड, ये इसमें इजाफा हो गया, कैश और बैंक। और पेमेंट साइड पे डेट, पेमेंट पार्टिकुलर्स, डिस्काउंट रिसीव, कैश एंड बैंक। और जो पैटी कैश होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें डेट हो गया, रिसिप्ट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, टोटल पेमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट, फोटोकॉपी, रिपेयर, ट्रैवलिंग, पोस्टेज और मिससेलेनियस, इस तरह करके इसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस को अलग-अलग करके दिखाया जाता है। सो ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी कैश ट्रांजैक्शन ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको कैश बुक कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ कैश ही रिकॉर्ड करते हैं। और बैंक इज कैश इक्विवेलेंट, और बैंक को कैश इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। वो कैश तो नहीं है लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट ही, कैश के बराबर हम उसको कहते हैं। डिस्काउंट्स आर एसोसिएटेड टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। डिस्काउंट्स भी जुड़े होते हैं कैश रिसीट और कैश पेमेंट। सब सिंगल कॉलम कैश बुक को अगर हम देखें तो आपके सामने उसकी एक एग्जाम्पल करवाई जा रही है आपको। So read following transaction in a cash book in a single column cash book and finding closing balance to carry forward। और closing balance भी find करना है carry forward करने के लिए, और रिकॉर्ड करना ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है। मार्च 1 को क्या हो रहा है कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लाया गया, जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो कि BF होता है वो है 4000 का। और इसके अलावा फिर क्या हुआ मार्च 3 को कि सोल्ड कोई गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स को बेचा गया 40,000 का। और इसी तरह से फिर क्या हुआ कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट के ऊपर किया गया टू अल्फ़ा को 75,000। फिर ब्राउड गुड्स फॉर कैश, फिर ख़रीदा गया कैश को, सॉरी गुड्स को ख़रीदा गया कैश के बदले 28,000 का। फिर के क्रेडिट के ऊपर ख़रीदा गया बीटा से 42,000। फिर रिसीव किया गया कैश डेटर्स से 75,000। फिर पार्ट पेमेंट की गई कैश के अंदर क्रेडिटर्स यानी कि बीटा को 15,000 में। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है ये। और इसमें सबसे पहले हमने करना क्या है कि जो फॉर्मेट है उसको तो आपको पीछे भी बताया गया था, फॉर्मेट को दोबारा देख लेते हैं कि डेट आएगी सबसे पहले जो कि 2009 है ईयर इसमें, और रिसीट पार्टिकुलर, फिर पोस्ट रेफरेंस और फिर अमाउंट, और उसके बाद फिर दोबारा डेट, पेमेंट पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। और फिर रिसीप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है और डेट के बाद वो लिखा जाता है और उसका अमाउंट आया हमारे पास 4000 रुपीज़ का। अब इससे आगे हम चलें तो 3 मार्च को क्या हुआ था, सेल्स हुई थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश के लिए की गई 40,000 की। तो वो रिसीव हो रहा है कैश जब सेल्स होती है, तो सेल्स लिखा हमने क्योंकि सेल्स से हमें कैश आ रहा है 40,000 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है मार्च 7 को क्या हो रहा है कि सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट। अब नोट करने वाली बात है यहाँ पे 75,000 का क्रेडिट के ऊपर सेल किया गया है। और जब क्रेडिट के ऊपर हम सेल कर रहे हैं तो मार्च 7 का हमें कोई भी यहाँ पर फिगर नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 7 में क्योंकि हमने क्रेडिट के ऊपर सेल किया है इसी वजह से हमें कोई मार्च 7 को हम शामिल नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बदले हम मार्च 10 जो कि बाउट गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने ख़रीदे कैश से, जब हम चीज़ ख़रीदें तो कैश जा रहा है तो फिर वो पेमेंट साइड पे लिखा जाएगा। मार्च 10 में हम परचेजेस लिखेंगे और 28,000 को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वाली पेमेंट वाली साइड पे हम कर देंगे अमाउंट को। और उसके बाद मार्च 10 के बाद मार्च 15 को क्या होगा अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब फिर दोबारा क्रेडिट के ऊपर ख़रीदने की बात हो रही है 15 को, तो हमने उसको शामिल नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर मार्च 18 को क्या हो रहा है कि रिसीव्ड कैश। अब मार्च 18 को हमें कैश मिल रहा है वहीं से जो हमने क्रेडिट पे सामान बेचा था 75,000 का, तो हमें रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करें क्योंकि अब हमारे पास कैश आ रहा है और उसको हम डेटर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे अल्फ़ा जो कि है। और 75,000 हमें रिसीव हुआ है तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया 75,000 से। और उसके बाद क्या है कि फिर मार्च 19 को क्या हो रहा है कि मेड पार्ट पेमेंट इन कैश टू क्रेडिटर बीटा से जो हमने सामान ख़रीदा था क्रेडिट पे, तो क्रेडिट को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन हमने 15,000 का उसको पेमेंट की बीटा को, तो वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है 15,000 की पेमेंट। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है वो
कैश जो है वो गया, जैसे कि स्टाफ को सैलरीज दी 20,000 की, फर्नीचर ख़रीदा गया 25,000 का, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट की गई 5,000 की। तो ये तमाम जो है पेमेंट साइड पे आ गई। अब नोट करने वाली बात ये कि जब भी पैसा हाथ से हमारे जा रहा है, कैश जा रहा है एक्चुअली ना, सिर्फ पैसा नहीं, बात सिर्फ पैसे की नहीं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर बात है कैश की। कैश की फॉर्म के अंदर जब भी हमारे हाथ से जा रहा है पैसा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम पेमेंट साइड पे लिख देंगे, और जब भी हमारे पास कैश की फॉर्म में आएगा तो उसको हम रिसीप्ट वाली साइड पे लिख देंगे। अच्छा, अब आखिर में आप देख सकते हैं कि 31 को क्या हो रहा है, बैलेंस CF जो कि कैरी फॉरवर्ड है, जो कि 26,000 आ रहा है। अब ये 26,000 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जब रिसीव्ड साइड का जो टोटल है वो आया 119। इससे जब हमने पेमेंट साइड का टोटल को माइनस किया तो हमारे पास 26,000 आ जाएगा, जो कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कहलाया जाएगा। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पेमेंट वाली साइड पे भी हम यही वाला अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि अभी दोनों साइड बैलेंस हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के अंदर 26,000 लिख दिया, जो डिफरेंस था उसको हमने लिख दिया है, इसी से दोनों साइड बैलेंस हो गई। सो कैश इज एसेट, इट्स ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड, यानी कि रिसीव्ड साइड। कैश एसेट ही होता है, इसी वजह से हमेशा ओपनिंग जो होगा वो लिखा जाएगा डेबिट साइड पे, यानी कि रिसीव्ड साइड जो है वो डेबिट साइड, उसको हम कंसिडर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज एक्सेस ऑफ रिसीव्ड ओवर पेमेंट। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कि आपको बताया गया था कैरी फॉरवर्ड वाला, वो एक्सेस होता है रिसीव्ड का ओवर पेमेंट। रिसीव्ड ज़्यादा होगी जितनी, पेमेंट के मुकाबले में वो उतना होगा। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड टू बैलेंस द बोथ साइड। और इसको हमेशा क्रेडिट साइड पर रखा जाएगा ताकि दोनों को बैलेंस कर दें, जो फ़र्क आ रहा है इसलिए उसको रखेंगे। नाउ द 2 कॉलम कैश बुक, अब उससे थोड़ी एक स्टेप आगे का है 2 कॉलम कैश बुक का। अब ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है, जैसे कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया, कैश जो है वो 7,000, बैंक जो है 25,000, यहाँ पर बैंक में भी बैलेंस है पहले से ही। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश जो बेचा गया, अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसी के अंदर इसका फॉर्मेट तो आपको पीछे भी बताया गया था, डेट है, पार्टिकुलर है, PR है, कैश के साथ यहाँ बैंक भी है, फिर डेट है, पेमेंट है, PR है, कैश और बैंक है। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस किया गया 7,000 कैश और 25,000 बैंक है, जो कि यहाँ पर भी मौजूद है आपके सामने। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मार्च 2 को क्या हो रहा है कि कैश के लिए बेचा जा रहा है, और अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया गया बैंक में सेम डेट के ऊपर ये हुआ मार्च 2 को, यानी कि सेल हुई और उसी डेट में बैंक में कर दिया गया। तो सेल्स हुई, सेल्स हमने लिखी, और 40,000 बैंक में जा रहा है क्योंकि वो बैंक में उसको हमने कर दिया डिपॉजिट, इस वजह से। और मार्च 5 को क्या हुआ कि अबाउट स्टेशनरी फॉर कैश, कैश के लिए, यानी कि कैश से हमने ख़रीदा स्टेशनरी को। अब जब हम ख़रीद रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को हम क्रेडिट साइड पे कर देंगे। सो कैश जो है वो जा रहा है यहाँ पर। और कैश, अच्छा अभी नोट करने वाली बात ये कि जब कैश जाएगा तो हम कैश करेंगे, बैंक से जाएगा तो बैंक करेंगे। सो कैश करेंगे हम पेमेंट वाली साइड से, और स्टेशनरी के बदले जा रहे तो स्टेशनरी, ये चीज़ हुई मार्च 5 को। और 9 को क्या हो गया, अबाउट फर्नीचर और पेमेंट बाय चेक 10,000, फर्नीचर ख़रीदा और पेमेंट की उसकी चेक के ज़रिए। तो अब जब चेक की बात हो रही है तो ये बैंक से जाएगा, और ये आया फर्नीचर, और ये हमने की 10,000 की पेमेंट जो है बाय चेक इनके बैंक से। और मार्च 15 को क्या हो गया, रिसीव 15,000 इन कैश, कैश जो 15,000 वो जो है रिसीव किया हमने, कहाँ से, डेटर सग़ीर से हमने रिसीव किया, और ये कैश को हमने रिसीव कर रहे हैं तो कैश के अंदर ही जाएगा ये मार्च 15 के अंदर। डेटर सग़ीर जो कि 15,000 से, उसको हमने कैश में रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे। मार्च 16 में होकर रिसीव्ड अ चेक, अब चेक की बात हो रही है तो फिर ये जाएगा चेक फ्रॉम एंड डिपॉजिट इनटू अ बैंक। सो ये बैंक के अंदर आएगा मार्च 16 के अंदर, डेटर कबीर, और ये आ जाएगा बैंक के अंदर। और मार्च 16 के बाद मार्च 20 में मेड पेमेंट बाय क्रेडिटर थ्रू चेक, अब चेक के ज़रिए पेमेंट की जा रही है तो ये बैंक से कम होगा। सो 18,000 जो है वो क्रेडिटर अपीर का कम हो रहा है, और ये बैंक साइड पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि कैश विड्रॉन फॉर बैंक, फ्रॉम बैंक, विड्रॉ किया, बैंक से निकाला, लेकिन ऑफिस यूज़ के लिए किया, अपने पर्सनल के लिए नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए किया गया 25,000 का। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये कैश आ रहा है अपने ही ऑफिस में, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है,
दोनों को असर कर रही है, जो कैश और बैंक अकाउंट है दोनों को असर कर रही है। ये 22 में जो हुआ है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक तरफ इसको बैंक से निकाला गया है लेकिन दूसरी तरफ ये ऑफिस के अंदर आ रहा है, यानी कि बैंक से कैश निकाल के ऑफिस के अंदर वो कैश आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दोनों ही असर हो रहे हैं, बैंक से कम हो रहा है और कैश आ रहा है ऑफिस में, तो कैश इसका बढ़ रहा है। और बैंक हम यहाँ लिखेंगे कि बैंक से हमने निकाला है, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये सी जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री को बता रहा है। उसके बाद ये कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अब यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जा रहा है। 25 में क्या हो रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको ड्राइंग के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है और ये पेमेंट वाली साइड से। इन दोनों के अंदर फ़र्क है, इन दोनों ही जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, एक में बैंक से निकाल के ऑफिस में ले आए तो उसमें कैश ऑफिस में ही बढ़ रहा है, रिसीप्ट ही हो रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रा एंट्री है। जबकि यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको ड्राइंग कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम सोल्ड और सेल ऑफ ओल्ड मशीन की सेल से जो कैश आ रहा है वो भी 60,000 का। तो मशीन डिस्पोजल कर देंगे हम, डिस्पोज किया जाता है जब, और पुरानी मशीन को हम सेल करते हैं, वो 60,000 हम कैश में कर देंगे। उसके बाद आता है फिर कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया गया 75,000 का और सैलरी पे की गई 20,000 की। सो मार्च 30 में एक तरफ 75,000 का कैश जो है वो बैंक में जा रहा है और दूसरी तरफ सैलरी पे की जा रही है 20,000 की, ये भी जो है वो कॉन्ट्रा हो गई, दोनों चीज़ें असर पड़ रही हैं। एक तरफ बैंक भी अकाउंट और दूसरी तरफ कैश भी बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी तरफ सैलरी जो है इन कैश के अंदर, ये भी जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब इन रिसीट साइड का टोटल करके जो पेमेंट साइड का टोटल है उसको जब हम माइनस करेंगे, और ये हम माइनस जो है अलहदा अलहदा करेंगे, यानी कि कैश और बैंक का अलहदा अलहदा होगा। तो जो कैश का टोटल है वो है 1,07,000, जबकि बैंक का टोटल है रिसीट का 160। तो इसमें से जब माइनस किया हमने इसका टोटल पेमेंट साइड का, तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो आया 10,000 कैश का और 99,000 बैंक का। और ये दोनों जो है वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो गए, और इसी तरह से फिर हमने नीचे टोटल लिख दिया इन दोनों का। सो इन कॉन्ट्रा एंट्री कैश अकाउंट रेसिप्रोकेट विद बैंक अकाउंट, यानी कि दोनों आपस में जो है वो अफेक्ट होते हैं, ट्रांसफरिंग होते हैं फंड। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर कैश और बैंक अकाउंट इन दोनों के दरमियान आपस में ट्रांसफ़र होता है। सो कॉन्ट्रा एंट्री ये कि जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, एक तरफ कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जा रहा है और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, या है नहीं, तो ये कि एक तरफ बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कि ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ वाला नहीं होगा। अब ये कि 3 कॉलम कैश बुक, अब 3 कॉलम कैश बुक आ गई है। 3 कॉलम में क्या होता है कि कैश बैंक के साथ डिस्काउंट अलाउड भी शामिल होता है। तो अब इसको आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट इसका मौजूद है, डेट पार्टिकुलर पीआर, उसी तरह से कैश बैंक और फिर डिस्काउंट अलाउड आ गया, और इसी तरह से डेट पेमेंट पार्टिकुलर, वो रिसीप्ट था, ये पेमेंट पार्टिकुलर पीआर कैश बैंक और डिस्काउंट, इस तरीके से। अच्छा, अब एक नोट करने वाली बात ये कि एक तरफ डिस्काउंट अलाउड है लेफ़्ट साइड पे, जबकि डिस्काउंट रिसीवेबल है राइट साइड पे, ये एक चीज़ नोट करने वाली है। मार्च 1 को ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो है 55,000, और वो कैश है इसलिए उसको कैश में लिखा जा रहा है। और इसके अलावा एक ओवरड्राफ्ट भी है बैंक का मार्च 1 को ही, इसलिए उसको लिखा जा रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर 10,000 का। और उसके बाद फिर जो है वो मार्च 5 को क्या हो रहा है कि डेटर बुरहान जो है उससे 46,000 जो है वो रिसीव किए गए कैश के अंदर,
जिसको अलाउ किया गया, एक 4000 का जो इसको डिस्काउंट अलाउ किया गया था। और उसके बाद मार्च 10 क्या हुआ कि जो डेटर हनान था 70,000 रुपीज़ उससे बैंक के ज़रिए लिए गए, चेक वगैरह के ज़रिए, और उसको 5,000 का डिस्काउंट जो उसको अलाउ जो है वो किया गया। और मार्च 20 में जो क्रेडिटर रेहान था उसको पे किया गया 40,000 बैंक के ज़रिए, और उसने डिस्काउंट उससे रिसीव किया गया 4,000 का। और मार्च 25 में जो क्रेडिटर बिलाल है उसको पे किया गया कैश 23,000 का, और उससे डिस्काउंट रिसीव किया गया 2,000 का। जबकि मार्च 30 में क्या हुआ कि जो डेटर अथर है उससे रिसीव किया गया बैंक के अंदर 76,000। और मार्च 31 के अंदर क्या हुआ, एक तरफ कैश कम हो रहा है, एक तरफ जो है वो बैंक में बढ़ रहा है। एक कॉन्ट्रा एंट्री है कि डिपॉजिट करवाया जा रहा है, बैंक के अंदर जा रहा है, तो कैश जो है वो हम शो कर रहे हैं कि कैश हमारा पेमेंट की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी तरफ बैंक के अंदर आ रहा है कैश, बैंक के अंदर बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। तो एक तरह की कॉन्ट्रा एंट्री ये है। तो कैश जो है उसको डिपॉजिट असल में कराया गया बैंक के अंदर। तो अब हम इन दोनों साइड का जब डिफरेंस निकालते हैं रिसीट में से पेमेंट का, तो हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड आता है, कैश आता है हमारे पास 6,000, और बैंक का आता है 1,16,000। और ये डिफरेंस हम डिस्काउंट अलाउड का नहीं नॉर्मली तौर पे लिखते। हाँ, टोटल ज़रूर लिख देते हैं दोनों साइड पर हम डिस्काउंट अलाउड का, लेकिन हम बैलेंस कर देते हैं दोनों साइड को, कैश और बैंक की। सो बैंक इज़ नॉट ऑलवेज एसेट्स, हमेशा जो है वो एसेट बैंक जो है एसेट हमेशा नहीं है, इट इज़ लाइबिलिटी इफ़ कैश इज़ ओवर ड्रॉन फ्रॉम बैंक अपॉन फैसिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी भी बन जाता है अगर ओवर ड्राफ्ट कर लिया जाए, जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट इज़ प्लेस्ड इन द पेमेंट साइड, हमेशा ओपनिंग बैलेंस अगर बैंक ओवर ड्राफ्ट मौजूद है तो उसको हम पेमेंट साइड पर लिखते हैं। नाउ द पेटी कैश बुक जो कि छोटे अखराजात के लिए होता है, और पेटी कैश से मुराद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश होता है जिसको रखा जाता है माइनर एक्सपेंसेस के लिए। सो अकाउंटेंट सेपरेटली रिकग्नाइज कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड पेटी कैश, सेपरेटली तौर पे उसको रिकग्नाइज करते हैं अलग-अलग। सो मेन कैश होता है जो कि सिग्निफिकेंट होता है, जबकि पेटी कैश जो है वो एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट होता है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। मैकेनिज्म टू मेंटेन पेटी कैश बुक को एक मैकेनिज्म है, पेटी कैश सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम है। So petty cashier received a fixed amount at the start of each week to meet petty cash expenses during that week. जो petty cash का कैशियर होता है, petty cashier जिसका काम ही ये होता है कि petty cash को चलाता है, वो यानी कि वो एक ऐसा कैशियर है जो कि petty cash को मैनेज कर रहा होता है। वो रिसीव करता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है स्टार्ट के ऊपर हर हफ्ते, ताकि पूरा कर सके जो भी पेटी एक्सपेंसेस आते हैं उस हफ्ते के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन द फर्स्ट वीक ऑफ बिजनेस सेटअप द पेटी कैशियर रिसीव 1,000 एंड स्पेंड्स 970 फॉर डिफरेंट पेटी एक्सपेंसेस एंड लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ 30 रुपीज़ इन पेटी कैश बॉक। अब एग्जाम्पल दी गई कि पहले हफ्ते में बिजनेस सेटअप के जो भी बिजनेस लगाया गया, पेटी कैशियर को 1,000 रुपीज़ मिले, और उसने स्पेंड किए 970 डिफरेंट पेटी एक्सपेंसेस, मुख्तलिफ तरह के जो भी पेटी एक्सपेंसेस थे, छोटे मोटे अखराजात थे, और उस पर आखिर में जो है उसके पास जो बैलेंस बचा वो 30 रुपीज़ का बचा पेटी कैश बॉक्स के अंदर। यानी कि जो उसने ख़र्च कर दिया ऑफिस के जो पेटी एक्सपेंसेस थे 970, तो बाद में जो पेटी कैश बॉक्स के अंदर जो अमाउंट था वो 30 रुपीज़ का बचा। इन द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वीक द पेटी कैशियर वंस अगेन रिसीव, फिर दोबारा उसको 1,000 रुपीज़ मिले फ्रॉम द मेन कैश एंड कीप इट्स इन द पेटी कैश बॉक्स दैट इंक्रीज द बैलेंसेस ऑफ पेटी कैश बॉक्स ऑन दैट डे। अब उसी दिन अगर हम देखें तो उसको 1,000 मिल गए, तो उसके बाद 30 रुपीज़ पहले से थे, तो वो 1,030 रुपीज़ हो जाएंगे पेटी कैश बॉक्स में जब वो उसको रखेगा। और ड्यूरिंग द सेकेंड वीक द पेटी कैशियर स्पेंड्स, अब हुआ क्या है, जो उसको 1,030 हो चुके थे उसमें से उसने 990 को उसने स्पेंड कर दिया, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो 40 रुपीज़ बचा।
एंड इन द स्टार्ट ऑफ थर्ड वीक द पेटी कैशियर वंस अगेन रिसीव, फिर दोबारा उसको 1000 मिले, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बैलेंस होएगा 1040. सो एन इम्प्रेस्ड अमाउंट, अब इम्प्रेस्ड अमाउंट की बात करें, इज फिक्स्ड एंड प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर, ये फिक्स्ड होता है, प्रोवाइड किया जाता है पेटी कैशियर को, डेट इज सब्सिक्वेंटली टॉप्ड अप एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट स्पेंड, सब्सिक्वेंटली तौर पे वो एग्जैक्टली इक्वल है जो कि स्पेंड किया गया ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, जो गुजरा हुआ पीरियड है. अब एग्जांपल ये कि आप पेटी कैशियर रिसीव्स 1000 एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक, टू मीट द एक्सपेंस ड्यूरिंग दैट वीक ऑन इम्प्रेस सिस्टम द पेटी कैशियर स्पेंड करता है वो कितना 930 फॉर डिफरेंट एंड लेफ्ट विद द बैलेंस 1000 मिला उसको और स्पेंड किया उसने 970, तो बचा कितना 30 रुपीज़ उसके पास बॉक्स में. सेकेंड वीक में क्या हुआ 900 एंड पेटी कैशियर रिसीव्स 970 फ्रॉम द मेन कैश in order to top up petty cash box balance up to 1000. अब उसको 970 मिले सेकेंड वीक में, ताकि वो टॉप अप कर सके जो पेटी कैश बॉक्स बैलेंस है 1000 तक, और उसने स्पेंड किया कितना 990. अब क्योंकि 30 रुपीज़ तो उसके बाद पहले से थे तो 970 उसको मिले, तो बन गया था उसका बैलेंस 1000 का, लेकिन उसने स्पेंड किया 990 तो उसके पास 10 रुपीज़ बचे. सो द अमाउंट फॉर टॉपअप, अब जो अमाउंट फॉर टॉपअप है वो कितना होगा 990, ताकि 1000 कर सके, तो 1000 यानी कि अब यहाँ बात ये होती है कि 1000 बैलेंस रहे उसके लिए उस कितना अमाउंट जो है वो होगा. तो अगर 10 रुपीज़ पड़े हुए हैं बैलेंस में तो 990, और अगर 30 रुपीज़ थे तो 970 था. अब यहाँ पर डिफरेंट पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं जनवरी के अंदर जो हुई हैं. पहली हुई कि फ़ंड ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन कैश फॉर पेटी कैश, कितना फ़ंड दिया गया पेटी कैश के लिए 1000 रुपीज़, और पे किया गया टी बैग्स के लिए 150, साइकिल रिपेयर के लिए 200, फ़ोटो कॉपीज़ के लिए 50, साइकिल स्टैंड जो हुई एट बैंक खड़ी रही वहाँ उसके लिए 10, और पोस्टेज के लिए 60, स्टोव रिपेयर के लिए यानी कि अच्छा उससे पहले सॉरी पेड फॉर शुगर एंड टी बिस्किट, शुगर और टी बिस्किट्स के लिए जो किया गया 220, और जो स्टोव है चूल्हा है उसके रिपेयर के लिए 180, और जो स्टेशनरी है उसके लिए 120. तो अब इसके लिए सबसे पहले अब जो इसका फॉर्मेट है उसमें डेट आती है, रिसिप्ट आता है जो मिलेगा सबसे पहले जो अमाउंट मिलता है, फिर पार्टिकुलर्स कि किसके लिए हम मतलब जो पे कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं ये चीज़, और टोटल पेमेंट जो हमने की, और एंटरटेनमेंट आ गया एक तरफ, फिर फ़ोटो कॉपी आ गया, रिपेयर आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, पोस्टेज आ गया, स्टेशनरी आ गया, यानी कि उसमें तमाम जितने भी एक्सपेंस हैं उन सबके कॉलम बना दिए जाते हैं, जितने भी मेन एक्सपेंसेस होते हैं उनका लेता हमने कॉलम जो है वो बना दिए. तो अब सबसे पहले क्या हुआ है कि 1000 रुपीज़ दिए गए जो मेन कैश से दिए गए थे जनवरी 1 को, एंड इम्प्रेस्ड फ्रॉम मेन कैश, ये इम्प्रेस्ड है मेन कैश से. और जनवरी 1 को ही क्या हुआ कि टी बैग्स के लिए कितने पे किए गए 150. तो ये जो टी बैग्स के लिए पे किया जाता है एंटरटेनमेंट में होता है, और टोटल पेमेंट भी जो है वो 150 की हुई यहाँ पर, टोटल पेमेंट भी इतनी की ही हुई, और टी बैग के लिए भी 150 ही पे किया गया. इसके बाद अगर हम देखें जनवरी 2 में क्या हुआ कि साइकिल रिपेयर के लिए 200 पे किया गया, तो टोटल पेमेंट भी इतनी हुई और ये रिपेयर के अंदर आ जाएगा. जनवरी 3 के अंदर अगर हम देखें तो फ़ोटो कॉपी के लिए 50 रुपीज़ पे किए गए, और टोटल भी जो पेमेंट की गई वो 50 रुपीज़ की ही की गई. और फिर जनवरी 3 में साइकिल स्टैंड के लिए यानी कि जो ट्रैवलिंग के अंदर आ जाएगा ये 10 रुपीज़, और जो टोटल पेमेंट हम देखें तो वो 10 आ जाता है साइकिल स्टैंड के लिए. और फिर जनवरी 3 में हम देखें तो पोस्टेज के लिए किया गया, और ये इसका अलग से यहाँ पर मौजूद है. सो 60 रुपीज़ किया गया, और जो टोटल किया गया पेमेंट वो भी 60 रुपीज़ के लिए किया गया. और फिर जनवरी 5 में शुगर के लिए किया गया जो कि एंटरटेनमेंट में आ जाता है ये भी. सो टोटल पेमेंट 220 की. और जनवरी 6 में स्टोव रिपेयर के लिए जो चूल्हे की रिपेयरिंग के लिए किया गया, ये भी रिपेयरिंग में आ जाएगा. जितने भी रिपेयरिंग होगी तमाम जो है वो रिपेयरिंग में आ जाएगी, जो कि 180 है. और जनवरी 7 में स्टेशनरी के लिए 120 किया गया है स्टेशनरी के लिए. और
कैरी फॉरवर्ड 10 रुपीज़ है जो 1000 में से बचा। इन तमाम एक्सपेंसेस का जो खर्चा आया वो 990 आ रहा है। इसमें से 10 रुपीज़ जो बच गए तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के अंदर नीचे आ जाएगा। और अब इन तमाम एक्सपेंसेस का जो अपना अपना टोटल है वो भी हम अलग से लिख देंगे, जैसे कि इंटरटेनमेंट का 370, फ़ोटो कॉपी का 50, रिपेयर का 380, ट्रैवलिंग का 10, पोस्टेज का 60 और स्टेशनरी का 120। और फिर जनवरी 8 को क्या कर रहे हैं कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा रहा है ये 10 रुपीज़, और जनवरी 8 को ही इम्प्रेस्ड। अच्छा, अब जो इम्प्रेस्ड होगा फ्रॉम मेन कैश से, यानी कि अब जो 1000 का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितने मिलेंगे, वो 990 होंगे। सो पेटी कैश इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इनसिग्निफिकेंट पेमेंट, जो छोटी मोटी जो अखराजात होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। एंड रिसीव साइड हैज़ सिंगल कॉलम, पेमेंट साइड इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कॉलम। जो रिसीट है उसको हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम ही था, यानी कि जो 1000 मिला था वो एक ही था, जबकि पेमेंट हम मुख्तलिफ अखराजात के लिए हिसाब से हम बनाते हैं पेमेंट। और इम्प्रेस्ड इज टॉप अप विद एक्चुअल स्पेंडिंग इन द प्रीवियस पीरियड। अब इम्प्रेस्ड अमाउंट यही है कि जैसे कि 1000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो 10 रुपीज़ का अगर हमारे पास बैलेंस है तो वो 990 होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे और कुछ आप देख सकते हैं कि इशू स्लाइड्स के अंदर कुछ जो एरर्स थे उनको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।